नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान की, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। और इसी चैप्टर नंबर 2 का दो ध्रुवीयता का जो अंत अध्याय 2, इसका ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। ठीक है, ये पार्ट 3 में हम बात करेंगे उसके आगे के भाग की, जो हम बात कर रहे थे यूएसएसआर के विघटन के परिणाम कि क्या क्या परिणाम हुए सोवियत संघ के बिखराव होने के बाद। ठीक है, तो उसके ये दो और परिणाम थे जो इससे पहले मैंने 3 परिणाम आपको बताएं, अब ये 2 और बचे हुए हैं। जैसे एक ध्रुवीय व्यवस्था बन गई। देखिए, जब सोवियत संघ जो है ख़त्म हो गया, उसका बिखराव हो गया, वो शक्ति के केंद्र से बाहर हो गया, तो केवल एक शक्ति बचती है यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए जो अमेरिका है वो एक शक्ति के रूप में सामने आया, यानी पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया, शक्ति का एक केंद्र रह गया अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा इसका चौथा जो पॉइंट है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय का मतलब ये है कि 15 नए राज्य जो बिल्कुल सोवियत संघ के विघटन के बाद सामने आए, जिसमें कई राज्य जो है बेलारूस के नाम से जाना गया और मिन्स्क के नाम से जाने गए। बहुत सारे राज्य हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे। तो ये नवीन राज्य बनने लगे और कई जो राज्य थे जो समाजवादी व्यवस्था को लिए हुए थे, उन राज्यों में जो है अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पदार्पण होने लगा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को उन्होंने अपनाया। और देखते देखते जो है इन नवीन राज्यों में जो है डेमोक्रेसी आने लगी, लोकतांत्रिक छवि को लिए हुए। तो साथ में इन नवीन राज्यों में जो है एक संक्रमण काल था, यानी मैं ये कहूँ कि इन राज्यों में जो सोवियत संघ के अधीन थे, इन राज्यों में समाजवादी व्यवस्था का दौर समाप्त हुआ और समाप्ति के दौर के बाद नवीन व्यवस्थाओं को जो अपनाने का कालखंड था, उसी कालखंड के बीच में कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो कैसे अपनाई जाए, और उसमें जो समय लगा उस संक्रमण काल को जो है शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया कि धीरे धीरे आप समाजवादी व्यवस्था से कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आएंगे, धीरे धीरे आएंगी। उस व्यवस्थाओं को शॉक थेरेपी कहा गया, जिसके अंतर्गत जो है अब जो है समाजवाद को छोड़कर जो है डेमोक्रेसी को कैसे अपनाया जाए, जिसमें जो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारी सहायताएं दी, जिससे धीरे धीरे जो है जो किसानों की दशा सुधरने लगी, व्यापार जो है अनुकूल होने लगा, निजीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया, समाजवाद को छोड़ा गया, सामाजिक व्यवस्था को छोड़ दिया गया। इस सारी व्यवस्था को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत और USSR के विचारों में समानता किस प्रकार देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर मैं सोवियत संघ और भारत के संदर्भ में कहूँ, विश्व बहुध्रुवीय हो। भारत और रूस इस बात को सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद, USSR के ख़त्म होने के बाद 1951 के बाद जो है सोवियत संघ के बाद जो बड़ा देश बचा वो रूस के रूप में जाना गया। उसी रूस और भारत के बीच में इस बात की सहमति थी सैद्धांतिक रूप से कि विश्व बहुध्रुवीय हो, यानी भारत जो है गुटनिरपेक्ष देशों का अगुवा देश था, जिसको ना तो अमेरिकी गुट में और ना ही जो है सोवियत संघ के गुट में रहना चाहता था, तो इन गुटों से अलग। और भारत की इस मांग को कहीं ना कहीं जो है रूस का साथ भी मिला, इस बात को मानने लगे कि विश्व जो है बहुध्रुवीय हो, शक्ति का एक केंद्र ना होकर अलग अलग केंद्र हो। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक हो, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ना हो, किसी एक देश की जो है जिम्मेदारी ना हो। अगर मैं ये बात करूँ 1945 में जो संगठन बना, जिसको आप UNO के नाम से जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए कि वो सुरक्षा के रूप में जो है विश्व का निगहबान बना रहे, विश्व का पहरेदार बना रहे, और इस पहरेदारी में तमाम विश्व के देश उसका साथ दे। खास तौर से वो देश जो दो ध्रुवीय थे, अमेरिका और USSR, उनका सहयोग बड़े रूप में प्राप्त हो। इसी बात को जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी के रूप में सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाए, भारत का ये लक्ष्य था, जिसका रूस ने साथ भी दिया। तो ये सामूहिक विचार थे भारत और रूस के। इसके अलावा तीसरा, क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले। देखिए, अगर मैं क्षेत्र विशेष की बात करूं तो हम दक्षिणी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस दक्षिणी भारतीय एशिया महाद्वीप में जो भारत का स्थान है और रूस का स्थान जो है एशिया में बड़े देश के रूप में है, तो इन देशों में इस बात की समानता थी कि क्षेत्रीयता को भी एक समय मिले, जगह मिले और एक समझ मिले। तो
इन चीज़ों को माना गया दोनों ने सैद्धांतिक रूप से। और जो चौथा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो। कोई भी संघर्ष का जो समाधान हो वो बातचीत के माध्यम से हो, नेगोशिएशंस के माध्यम से हो, यानी उसमें युद्ध जैसी, धमकी जैसी स्थिति ना हो, आपसी तालमेल के साथ सभी संघर्षों का निपटारा हो, जिससे जो है शांति की व्यवस्था बनी रहे। और इसका पांचवा जो पॉइंट है, हर देश की एक स्वतंत्र नीति हो, यानी हर देश अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से एक नीति को अपनाएगा और उसी नीति के अंतर्गत उस देश का संचालन होगा और उस नीति में किसी अन्य देश की जो है दखलंदाजी नहीं होगी। तो ये जो भारत और यूएसएसआर की सामूहिक मांग थी। और इसका छठा पॉइंट जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में आस्था। इन दोनों देशों की जो आस्था है, यानी रूस और यूएसएसआर और भारत की जो आस्था है वो जो है यूएनओ में थी, क्योंकि ये विश्व का पहरेदार है और इस पे भरोसा आज भी उतना ही किया जाता है कि विश्व में शांति और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो योगदान है वो अमूल्य है। और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के देशों का जो योगदान है वो भी अमूल्य है और भारत और यूएसएसआर इसमें पूरा भरोसा जताते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है ये जो आपका चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा बहुत सारी पॉइंट है जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।